नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। यूं तो गुनाह की फाइलों में अपराधों की कई फहरिस्त शुमार होती है, लेकिन पिछले कुछ समय से जब से ये कह सकते हैं कि लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आ गया, हर हाथ में एक बढ़िया वाला स्मार्टफोन, आधुनिक तकनीक वाला, और उसके बाद शुरुआत होती है साइबर क्राइम की। दरअसल एक फ़ोन कॉल या कहें वीडियो कॉल आखिर किस शख्स को किस मुकाम तक पहुंचा देती है, और अगर नेगेटिविटी में लिया जाए तो कौन सा बदमाश इस तरह की साइबर क्राइम को करने के बाद किस इंसान को किस तरह उसे समाज के सामने उसकी इज्जत उतारने के लिए तैयार होता है, पैसा वसूलने के लिए तैयार होता है। ना उन्हें डर होता है पुलिस का, ना डर होता है कानून का। दरअसल साइबर क्राइम की जब भी हम बात करते हैं तो अक्सर पिछले कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए कि आपके पास आपके मोबाइल पर कोई वीडियो कॉल आया, आपको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई, आपने उसे एक्सेप्ट किया, आपके पास वीडियो कॉल आया और सामने फिर जो तस्वीर सामने आई उसके बाद एक नया नाम सामने आता है हनी ट्रैप का। हनी ट्रैप के कई किस्से आपने सुने होंगे और अक्सर पुलिस हनी ट्रैप करने वालों को पकड़ती भी है और कई खुलासे भी होते हैं। कुछ ऐसा ही मामला है जिस पर आज चर्चा होगी, और आज मेरे साथ एक पीड़ित हैं जिनके साथ पूरा घटनाक्रम हुआ, जावेद खान। इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मसला क्या था और इस मसले के पीछे की तस्वीर क्या होती है। साइबर क्राइम में साइबर एक्सपर्ट्स जो इस पूरी तस्वीर को खोलते हैं, एक एक चीज को उधेड़ते हैं, निकालते हैं कि कहां से कहां तक किसके तार जुड़े हो सकते हैं, कहानी क्या हो सकती है। सत्येंद्र जी साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जावेद जी, आप ये बताइए कि आप जो बता रहे हैं कि आपके साथ क्या घटना हुई है, संक्षेप में बताइए। सबसे पहले मेरे साथ जो हुआ था वो यही हुआ कि मुझे एक कॉल आता है व्हाट्सएप पे कि उससे पहले मुझे मैसेजेस आए कि मुझे आपसे बात करनी, क्योंकि रिसेंटली मेरा गाना आया था। तो उसके बाद से जो मुझे कॉल्स आए थे तो वो मुझे अप्रिशिएशन के लिए थे, या शायद वो कॉल्स थे जो जिनको मेरा गाना अच्छा लगा या ना लगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं सभी के कॉल्स उठाता हूँ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने उस कॉल को भी पिक किया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उस कॉल में मेरे साथ ये ट्रेजेडी की जाएगी। जब मैंने कॉल को पिक किया तो मैं देखता हूँ कि मैंने वीडियो चैट की, बात हुई मेरी, लेकिन जब उस चैट को ख़त्म करने के बाद जब मुझे किन से बात हुई जो भी सामने ब्लैक, क्योंकि मुझे उनका नाम नहीं पता था, ना मुझे इससे पहले किसी चीज़ के बारे में पता था कि मुझे मेरे साथ ऐसा होने वाला है, ना मैं जानता था, ना मेरी कोई जान पहचान थी। क्योंकि मुझे एक नॉर्मल जो रूटीन में जो मैसेज आता है कि सर आई लाइक योर सॉन्ग और जो भी वैसे मुझे मैसेजेस मिले। उनके बाद फिर मैंने जब, क्योंकि मैं इतना मैसेज देखने के बाद मैं समझ गया कि शायद ये मुझे चाहते होंगे या इनको मेरा गाना अच्छा लगा होगा। तो उसके बाद जब मैंने उस कॉल को एक्सेप्ट किया, वीडियो कॉल को व्हाट्सएप पे, तो एक्सेप्ट करने के बाद जब मेरी बातचीत ख़त्म हुई तो मैंने देखा कि ये इस कॉल पे कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा था। यानी कि जो सामने से जो मुझे बोला जा रहा था वो कुछ कह सकते हैं कि न्यूडिटी की तरफ जा रहा था। वो एक लड़की थी वहाँ। हाँ, लड़की थी, तो वो एक अलग लेवल पे जा रहा था वो चीज़। तो जब मुझे लगा कि ये गलत लेवल पे जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ें जब उन्होंने न्यूड होना चालू किया तब मैंने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मुझे वापस से कॉल बैक आया, मैंने उस कॉल को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मुझे नेक्स्ट डे मेरे पास ये एक ऑडियो आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है किसी अननोन नंबर से, दूसरे नंबर से, कि एक वीडियो जो मैंने वीडियो चैट किया उसका कॉल रिकॉर्डिंग था। उस वीडियो में जब मैंने देखा उसको तो उसमें कोई आवाज़ नहीं थी, और ऊपर जो जिनसे मेरी चैट हुई वो चीज़ ही बदल गई। क्योंकि मेरी चैट हुई जब उस वक्त लड़की ने अपने वो न्यूड होना चालू हुई थी, तो मेरी बात ज़्यादा देर नहीं हो पाई थी। लेकिन जब वो वीडियो मैंने देखा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, उसमें ये था स्टार्टिंग से ही वैसा चल रहा है। यानी वीडियो को वहाँ से एडिट करते हुए मेरे साथ ये प्रोपेगेंडा किया गया। फिर मैंने उस वीडियो को जब देखा पूरा, उसके नीचे मैसेज था कि बहुत बड़ा स्टार बन रहा है, ऐसे काम करता है, अब देखो हम क्या करते हैं। ये मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया,
फिर मुझे नीचे वापस से मैसेजेस आए तो मैंने उसको इग्नोर किया, मुझे लगा शायद ऐसा ही कोई मैसेज होगा। उसके बाद मुझे ऑडियो कॉल आया व्हाट्सएप पे, तो मैंने कॉल पिक किया। फिर उस पर मैंने जब बात की तो उन्होंने बोला कि आप ये काम करते हो, आप देखो हम क्या कर लेंगे। तो मैंने उनसे सिर्फ ये जानना चाहा कि कौन बोल रहे हो और तुम्हें करना क्या है। तो उसने अपना नाम राहुल शर्मा ऐसा कुछ बताया कि मैं यूट्यूबर बोल रहा हूँ, मैं यूट्यूब चलाता हूँ और आपकी फ़ाइल मेरे पास आई है CBI साइबर क्राइम से। तो मैंने उसकी बात को अनसुना करने के लिए मैं सिर्फ जानना चाह रहा था हुआ क्या है। उसके बाद में उसने मुझे बोला कि आप इतना बताइए आप पैसा दोगे या नहीं। तब मुझे नहीं बोला गया कितना पैसा क्या। मैंने कहा कि मैं अभी आपकी FIR कर रहा हूँ, 1 घंटा आप मुझे दीजिए, मैं आपकी कंप्लेंट कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो मुझे सामने से ये जवाब मिला, जो उसका कॉन्फिडेंस था उसका मुझे जवाब ये मिला कि 1 घंटा नहीं, हम आपको 1 दिन देते हैं, आपको जो भी करना आप कर लीजिए, मेरा नंबर यही है और ये नंबर चालू ही रहेगा। मैंने इमीडिएटली साइबर क्राइम में इसको कंप्लेंट किया। नोएडा सेंट्रल के SP हरीश चंद्र जी, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मेरी पूरी बात को सुना, समझा और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसके एविडेंस कलेक्ट कीजिए सिर्फ, ताकि ट्रेस करने में ईजी हो। जब ये सब होने लगा और मुझे अकाउंट डिटेल भेज दी गई, तब मैंने पूछा आपको चाहिए क्या। तो उन्होंने मुझे डिमांड किया मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो फिर मैंने बात को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं, तो मैंने बात को आगे बढ़ाने के लिए कहा, मैंने कहा यार ये ज़्यादा अमाउंट है कि नहीं सर, ज़्यादा अमाउंट तो है, आप समझिए किसी चीज़ को और आपको इतना देना पड़ेगा, ऐसा होगा वरना आपकी इमेज ख़त्म हो जाएगी, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, वो लड़की ऐसा करने वाली है, ऐसा हो गया। तो मैंने इस बात को वहीं पे कट करके फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। SP साहब को वापस से मैंने इन्फॉर्म किया। उसके बाद में मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया जिस पे DP पे लगा हुआ था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया CBI, और मुझे ये कहा जाता है कि मैं दिनेश जैन बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर साइबर क्राइम से, और उस लड़की ने आपके खिलाफ़ केस किया है। तो मैंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, अगर ऐसा मैंने कुछ किया है तो आई एम रेडी टू फेस दिस इशू। तो मैं तो उसके लिए तैयार था कि अगर ऐसा कुछ है तो मेरा केस होने दीजिए। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि आप सर समझिए, आपकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी, आप इस फील्ड में हैं, आप नए आए हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे पे प्रेशर बनाया डराने का कि आप पैसा दीजिए, हम पुलिस वाले हैं। मैंने कहा आप पुलिस वाले हो और आप उनका सपोर्ट कर रहे हो, जबकि हुआ मेरे साथ गलत है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में जैसे तैसे करके मैं इस चीज़ की जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था मैंने कलेक्ट कर ली, और वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की SP साहब के साथ में। तो ये होने के बाद आज़ाद साहब मेरे साथ जो चीज़ हुई, वो लास्ट जो चीज़ होने लगी वो ऐसी थी कि शायद मेरी जगह कोई और भी होता तो कहीं ना कहीं उससे लगता कि शायद हो सकता ये सही हो। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरा बेटा भी ऐसे ही फंसा था, आप 10 लाख की बात नहीं है। मैंने उनको समझा दिया क्योंकि वो लड़की सुसाइड करने वाली है। यानी एक सुसाइड वर्ड ऐसा होता है शायद हर इंसान उस वर्ड से डर जाएगा। तो मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और अगर आप चाहते हो तो मैं आ जाता हूँ साइबर क्राइम के ऑफिस आ जाता हूँ, आप मुझे बिठा लीजिए और आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। अगर आपको कुछ लगता है, चाहे व्हाट्सएप की चैट हो, चाहे इंस्टाग्राम का, कहीं का भी हो, अगर मेरे बारे में आपको कुछ मिलता है तो आप जो भी आप करना चाहे आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर वो सुसाइड कर लेगी, उसका उस लड़की का बाप मेरे पास आया था, वो भी रो रहा था ये। तो मैंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इस मैटर को मैंने यहीं से क्लोज, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा कि शायद कुछ। तो कुल मिलाकर क्या अभी भी लगातार फोन कॉल आ रहे हैं? अभी भी ऐसा हो रहा है। अब जो मुझे कहा जा रहा है वो चीज़ ही बिल्कुल अलग है। अब मुझे अब ये कहा जा रहा है कि अब हमें पैसा नहीं चाहिए, हम आपसे पैसा। लड़की ने कॉल किया, CBI वाले ऑफिसर जो बताया जा रहा है कि हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, उससे उनके कॉल से लड़की का फ़ोन आया मेरे पास आज व्हाट्सएप पे। तो मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे साथ गलत किया। मैंने कहा मैंने आपको गलत किया, आप बोल कौन रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि बोल कौन रहे हैं, आप मुझे पहचान नहीं रहे, आपने ये किया, आप ये जो लव जिहाद कर रहे हैं ये बहुत गलत है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ है भी नहीं। तो कुल मिला के आज़ाद साहब इस चीज़ को ऐसे घुमाया जा रहा है कि कैसे भी करके एक इंसान को इज्जत का डर, रिलीजन का डर, या कैसा भी डर पैदा करके उससे पैसा वसूल किया जाए। तो बिल्कुल देखिए, ये पूरी कहानी आपने सुनी कि कैसे कुछ फ्रॉड करने वाले कुछ लोग जो साइबर क्राइम को करने में माहिर होते हैं, जिन्हें ना कानून का डर होता है ना पुलिस का डर होता है, और इस तरीके से, और ये पहला वाक्य नहीं होगा, ऐसे वाक्यों से आपने भी कई बार सुना होगा,
हो सकता है आपके किसी जानकार के थ्रू भी हुआ होगा। आप ये देखिए, ये एक नंबर है और इस नंबर से जो जावेद के पास फोन आया, और इस नंबर को अगर नंबर के ऊपर आप देखेंगे तो इसकी जो डीपी में है, जाहिर सी बात है कि इसकी डीपी में सीधा अशोक चिन्ह, यानी कोई भी आदमी इस चीज को देखकर डर सकता है कि वाकई ये कहीं ना कहीं सीबीआई से या पुलिस की ओर से आता है। हालांकि हो सकता है, कई बार देखा यह भी गया है कि कई बार फोन कॉल्स जब आगे बढ़ते हैं तो लोग यहां तक भी कहते हैं कि मैं फेसबुक कंपनी से बोल रहा हूं या मैं यूट्यूब कंपनी से बोल रहा हूं, और कोई भी आम शख्स जब उन लोगों की बात सुनता है तो ये चीजें वाकई बहुत डराती है। लेकिन अब इस पूरे मामले के इस तरह का जो भी प्रकरण होता है, केवल जावेद के साथ ही नहीं, इनके अलावा और भी तमाम लोगों के साथ जब इस तरीके के मामले होते हैं तो उनके पर्दे के पीछे की कहानी क्या होती है, इस पूरे एपिसोड में बैकिंग कौन होता है, बैक में कौन होता है, क्या उनका मकसद होता है, क्या चाहत होती है, वो भी आपको बताएंगे। और वो बताएंगे साइबर एक्सपर्ट सत्येंद्र जी। तो सत्येंद्र जी, पूरी आपने जावेद की कहानी पूरी आपने सुन ली है। क्या लगता है, काफी केस आपके पास आते रहे होंगे ऐसे, क्या असल कहानी क्या है इसके पीछे? जी सर, इस तरह के जो जावेद जी ने बताया, ऐसे रोज़ 5-7 केस हमारी नज़र में आते रहते हैं। कोई दोस्त के साथ, रिश्तेदार के साथ ये घटना घटती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वो लोग हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स की वल्नरेबिलिटी को असेस करते हैं। जैसे हमारी प्राइवेसी है, वो हमने फ्रेंड उनको शो कर रखे हैं, हम क्या करते हैं वो हम पोस्ट करते रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि हाँ ये पैसे वाला है, ये इज्जतदार है, उनको वो टारगेट करते हैं। देन उसके बाद वो आपके फ्रेंड्स को भी फ्रेंड बना देते हैं, क्योंकि जब आपकी वीडियो बनाएंगे तो वो उनके साथ शेयर कर सकें और आपको डरा सकें कि देखो आपके फैमिली और फ्रेंड्स को हमने ये वीडियो दी है। तो सबसे पहले जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है आपका, या व्हाट्सअप है, यहाँ की जो प्राइवेसी सेटिंग्स का आप विशेष ध्यान रखें। आप कोई भी चीज़ को ओपन नहीं छोड़ें और उनको रिव्यू कर लें प्राइवेसी सेटिंग्स को। और अगर आपको कुछ आता नहीं है तो बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ इनके बारे में इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम दी जाती है। किसी तो एक्सपर्ट से भी राय ली जा सकती है। देन वो लोग क्या करते हैं, आपको वीडियो को पहले तो बातों में फंसाते हैं, फिर एक तरह से जो हनी ट्रैप है, वो लड़की बन के कॉल करती है, मैसेज करती है कि मैं आपको जानती हूँ, मैं आपकी जानकार हूँ, आपसे मिली थी, और इस तरह से आपको बातों में फंसा के और वीडियो कॉल के लिए रेडी कर लेती है। जब आप वीडियो कॉल करते हो, इधर से आपका चेहरा दिख रहा होता है, उधर से वो न्यूड हो जाती है और उस स्क्रीन को कैप्चर कर लेती है, उस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेती है, जो उनका सबसे बड़ा हथियार वीडियो जो बनता है, वो वीडियो बना लेती है। देन उस वीडियो को उसके बाद वो आपके को शेयर करती है कि देखो ये वीडियो आपकी बन गई है, या तो आप मुझे पैसे दे दो और इसको मैं यहीं डिलीट कर दूंगी या कर दूंगा, नहीं तो मैं आपके फ्रेंड्स और इनके साथ शेयर कर दूंगी। तो आप अगर उसको उस टाइम पैसे नहीं देते हो, आप किसी दोस्त से राय ले लेते हो, घर वालों से बता देते हो, या पुलिस को आप मदद ले लेते हो और रुपये नहीं देते हो, तो वो नेक्स्ट स्टेप ये लेती है कि ये देखो मैं आपके दोस्त के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्त के फेसबुक मैसेज पे, मैसेंजर पे आपको भेजती हुई और उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दिया कि देखो मैंने आपके दोस्त, तो आपको मतलब जो हथकंडे डराने के होते हैं वो अपनाती है। तो आप वहाँ भी नहीं डरते हो कि नहीं ठीक है मैं तो नहीं दे रहा पैसा। उसके बाद वो उन्हीं का ही एक सदस्य आपको फ़ोन करेगा कि मैं सीबीआई से बात कर रहा हूँ और आपकी ये यूट्यूब पे कोई वीडियो डलने वाली है और आप मुझे ये, जैसा नावेद जी के साथ आया कि भाई आपके अपलोड कर देंगे सीबीआई का बन के, यूट्यूब का बन के। तो वहाँ से वो डीपी किसी की चुरा के, जैसे बताया, कई लोग पुलिस की प्रोफाइल भी लगा लेते हैं जिसमें उसी वर्दी में वो हो, तो इस तरह से वो ब्लैकमेल करते हैं। तो दूसरी एक बात यहाँ आती है, कोई भी सोशल मीडिया पर आप पोर्न कंटेंट डालते हो ना, वो पोर्न कंटेंट ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, क्योंकि वहाँ एल्गोरिथम्स लगी हुई हैं खुद सोशल मीडिया की, वो क्यों पोर्न को अलाउ नहीं करते, तो पोर्न ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो यहाँ अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो बन भी गई है और वो आपको धमकी दे रही है, धमकी दे रहा है, मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, तो कोई पोर्न वेब्स आपकी वीडियो है, पोर्न कंटेंट है जो अपलोड करेगा तो तुरंत डिलीट हो जाती है। ऑटोमेटेड एल्गोरिथम्स इंस्टाग्राम की, फेसबुक की और यूट्यूब की
लगी हुई है, तो यहाँ हमको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कोई भी सीबीआई का अधिकारी या पुलिस अधिकारी आपसे फ़ोन कॉल पर पैसा नहीं मांगेगा, और कोई पैसा मांगे तो आप उसको बोलो कि मैं फिजिकल आपसे आके मिल लेता हूँ, आप कौन से थाने में कहाँ हैं। और यूट्यूब और फेसबुक के तो कोई ऐसे साइबर सेल बने नहीं हैं जो आपको कॉल कर सके। वो तो अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो उसको मेल करेंगे, वो अगर आपका कोई कंटेंट गलत है, कोई बड़े, तो वो आपको फाइनेंशियली कोई सज़ा नहीं देंगे या फाइनेंशियली कोई सेटअप आपसे नहीं करेंगे वो। दूसरी बात इसमें अब आती है नेक्स्ट कि ये सब होने के बावजूद भी आप पार कर गए तो आपको करना क्या चाहिए। देखो, आपको पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जिससे पुलिस के संज्ञान में मामला आए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। क्योंकि वो अगर आप डर गए, आप डर के बैठ गए, आप उनको पैसे दे दिए, तो वो आपके ऊपर हावी होते जाएंगे। जैसे जितना आप किसी चीज़ को दबाते हो वो फिर दबती हुई चली जाती है। तो ना तो किसी को पैसे दें आप, और इसको तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। पुलिस इसको ढूंढेगी और उनको गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि ऐसी टेक्निक और टूल आ गए हैं और वो कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, वो यहीं हमारे आसपास हमारे स्टेट में या किसी अदर स्टेट में एक कोने में बैठ के, और ना कोई वो एक्सपर्ट हैं कि वो टेक्नोलॉजी को इतना जानता हो, लेकिन उन्होंने बस एक टूल इतना सा ईजाद कर लिया और ये सीख लिया और इस डराने का धमकाने का ये जो धंधा वो करने लग गए हैं। तो इस तरह से ये होता है जी। तो बिल्कुल देखिए, जावेद जी की अपनी एक कहानी थी कि किस तरीके से इन्हें फांसा गया और किस तरीके से 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, और इसके अलावा दूसरे हथकंडे अपनाकर उन्हें धमकियां दी जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर, जब अगर साइबर एक्सपर्ट्स की माने या जो विशेषज्ञ हैं, जो इन चीज़ों को पूरी तरह से जानते हैं, उनका सीधा तौर पर कहना ये कि एक सबसे बड़ी चीज़ कि जाहिर सी बात है कि आज भी स्थिति ये है कि आपके और हमारे हाथ में स्मार्टफोन होते जरूर हैं, लेकिन आज भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोगों को इस स्मार्टफोन की ABCD आती होगी। और यही वजह है कि आज भी स्मार्टफोन और हमारी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर किस तरीके से ध्यान रखा जाए, क्या चीज़ें उन पर अपलोड की जाए, क्या नहीं की जाए। क्योंकि देखने में अक्सर ये भी आता है कि अगर आप बाज़ार भी जा रहे हैं तो आजकल लोग अपने फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर स्टेटस या इस तरह की चीज़ें लगाते हैं कि मैं घर से बाहर हूँ 2 दिन के लिए। तो क्या आप सामने वाले को आमंत्रण दे रहे हैं कि आपके साथ कोई वारदात हो? तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों से, तमाम चीज़ों से आप बचें, सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें। लेकिन अगर फिर भी कुछ आपके साथ लगता है कि अनहोनी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि साइबर क्राइम पुलिस में भी आप जा सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट वहां दर्ज करवा सकते हैं और किसी भी साइबर एक्सपर्ट से भी मदद लेकर आप अपना जो पूरा हथकंडा जो सामने वाला आपके खिलाफ अपना रहा है उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात साइबर क्राइम से जुड़े कुछ दूसरे मुद्दों को लेकर भी। फिलहाल के लिए नमस्कार।